कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जितने भी कमेंट इस स्टोरी पर आ रहे हैं, एक भी नेगेटिव नहीं है, जिससे ये तो पता चल रहा है कि कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है। लेकिन इस स्टोरी पर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न भी आएंगे, लेकिन अगर आप लोगों का साथ नहीं मिला तो कहानी को आगे बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। मुझे मेंबरशिप का ऑफर भी मिल चुका है, जिससे कि आप लोगों को मेरे चैनल की कहानी सुनने के लिए मुझसे मेंबरशिप खरीद कर सुननी पड़ेगी। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि आप लोग मेरी स्ट्रेंथ हो और एनर्जी बूस्टर। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे समझेंगे और कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मुझे सपोर्ट करेंगे। वीडियो को एक लाइक करेंगे और अपना कीमती समय निकाल कर एक छोटा सा ही सही कमेंट भी जरूर करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। आस्था, आयुष और निया तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो लोग छोटे थे, इसलिए फिलहाल कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अंगद ने जो निरंजना जी को परफेक्ट रिप्लाई दिया, और वो भी सबके सामने बिना किसी झिझक के, उसके बाद तो उन्हें मज़ा ही आ गया था। अनुपमा जी स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, चलो चलो अब जल्दी से अपने भाई और भाभी की आरती उतारो, इन्हें अंदर भी लेकर जाना है। स्नेहा, अभी तो तुम्हें अपने भाई भाभी की रस्में भी करवानी होंगी ना। स्नेहा ने अपना सिर हिलाया और फिर आयुष और निया दोनों की आरती उतारने लगी। आयुष मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था और स्नेहा का चेहरा भी एकदम खिला हुआ था। अंगद की नज़रें तो बस स्नेहा पर टिकी हुई थी, वो तो उस पर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। आरती के बाद बाकी सारी रस्मों को करते हुए आयुष के साथ निया अंदर की तरफ आई। आस्था ने जल्दी से सर्वेंट को बड़ा सा थाल लाने के लिए बोल दिया था, जिसमें अब वो दोनों दूध में अंगूठी ढूंढने वाली रस्म करने वाले थे, ताकि पता चल सके कि आयुष और निया में कौन डोमिनेटिंग होगा और कौन चुपचाप सारी बात मानेगा। अंगद साइड में खड़ा फोन पर बात कर रहा था, तभी संगम उसके पास आया और उसका हाथ खींचने लगा। अंगद ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या हुआ? ये बोलते हुए उसने अपना फ़ोन म्यूट कर दिया था। संगम धीरे से बोला, इमरजेंसी आई है डैड, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ वॉशरूम कहाँ है। प्लीज़ मुझे वॉशरूम लेकर चलो ना, वरना सारी इमरजेंसी लैंडिंग यहीं पर हो जाएगी। उसकी बात सुनकर अंगद की आंखें बड़ी हो गई थी। उसने तुरंत अपना चेहरा इधर उधर घुमाया। वो भी वॉशरूम ढूंढ रहा था, लेकिन उसे तो बस वही वॉशरूम पता था जहां उसने और स्नेहा ने प्यार की पहली होली खेली थी। उसने तुरंत संगम का हाथ कसकर पकड़ा और उसे वहां से ले गया। वहीं स्नेहा मंदिर से बाहर निकली। वो आरती की थाल मंदिर में वापस रखने गई थी और उसके बाद वो भगवान से शुक्रिया अदा करने लगी कि उन्होंने उसकी लाइफ में अंगद को भेजा। और जब वो वापस आई तो अंगद और संगम दोनों गायब थे। स्नेहा कुछ पल उन्हें ही ढूंढती रही। फिर एक सर्वेंट से उसने अंगद के बारे में पूछा, तो उस सर्वेंट ने बताया कि वो दोनों बाहर गए हैं, शायद वो लोग यहाँ से चले गए। ये जानकर अब स्नेहा का चेहरा मायूस हो गया था, पर वो जानती थी कि अंगद ऐसे यूं ही उसे छोड़कर नहीं जाएगा। जरूर कोई ज़रूरी काम होगा, तभी वो यहाँ से गया होगा। लेकिन फिर संगम को क्यों ले गया, ये सोचते हुए उसका दिमाग ना जाने कहाँ कहाँ जा रहा था। और तभी आस्था उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे सामने ले गई, जहाँ आयुष और निया दोनों नीचे बैठे थे और उनके बीच में दूध से भरा हुआ थाल था। स्नेहा आस्था की तरफ देखते हुए बोली, तुम एक काम करो, भाई की और भाभी की ये रस्म तुम ही करवाओ, मैं बस पीछे बैठकर देखूंगी। आस्था उसकी बात पर हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। स्नेहा के चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी, इसलिए उसने भी उसे ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया और खुद नीचे बैठ गई। स्नेहा पीछे सोफे पर जाकर बैठ गई थी। सब मेहमान वहीं पर मौजूद थे, कुछ खाने पीने में लगे हुए थे तो कुछ अपने जाने की तैयारियों में, और स्नेहा आयुष और निया को खेलते हुए देख रही थी। एक के बाद एक लगातार 3 राउंड हो रहे थे और तीनों राउंड में आयुष जीता था। निया का मुंह बना हुआ था। वो नाक फुलाते हुए बोली, बेशक से जितने मर्जी राउंड जीत जाओ तुम आयुष, क्योंकि इन राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मर्जी तो सिर्फ मेरी चलेगी, जैसे आज तक चलती आई है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। ये बोलते हुए वो प्रॉपर अंगद मित्तल की बहन लग रही थी और स्नेहा उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, अगर हम दोनों की ये रस्म होती तो हम में से कौन जीतता अंगद जी, आप या मैं? ओबीसीएस सी बात है, आप ही जीतते। आपके सामने भला मेरी चल सकती है क्या?
अभी वो बोल ही रही थी कि पीछे से 2 हाथ उसे अपनी कमर पर लिपटते हुए महसूस हुए। स्नेहा की हार्ट बीट एक पल के लिए रुक गई थी। उसने हल्का सा अपना चेहरा घुमाकर पीछे की तरफ देखा जहां पर अंगद खड़ा था और उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। उसने अब अपनी गर्म सांसें स्नेहा की गर्दन पर छोड़ते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस गेम को अगर हम खेलते तो जीत मेरी होती? क्यों, तुम नहीं जीत सकती थी क्या? क्या मैं तुम्हें इतना डोमिनेट करता हूँ? स्नेहा झट से बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है अंगद जी, इसे डोमिनेटिंग नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपके सामने शायद मैं चाहकर भी अपनी मर्जी चला ही नहीं सकती। पता नहीं क्यों आप कुछ भी कहते हैं तो मैं तुरंत करने को तैयार हो जाती हूँ। आपके सामने मेरी जुबान चलती ही नहीं है। तो ऐसे में अगर मैं इस गेम को जीत भी जाती तो भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी बस आपकी बातें सुनूं। जैसा आप चाहें बिल्कुल वैसा करूं। अंगद ने अब उसे अपनी तरफ घुमाया और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, और अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर हुकूमत करो तो? उसकी इस बात ने तो जैसे स्नेहा के लिए एक पल के लिए सारी दुनिया ही रोक दी थी। वो हैरानी से अंगद की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी। अंगद ने उसे कमर से पकड़कर अपने बिल्कुल करीब किया और बोला, और ये जो तुम बात बात पर रोती हो ना, ये तुम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। स्नेहा बड़ी ही इंटेंस वॉइस में बोली, आप क्या जाने इन आंसुओं की कीमत अंगद जी, जरूरी नहीं हर आंसू गम के हो, कुछ आंसू खुशियों के भी होते हैं। और फिलहाल मैं अपनी ज़िंदगी में जितनी खुश हूँ ना, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मेरी खुशियों को नज़र ना लग जाए। आज तक मुझे कभी इतनी खुशी महसूस नहीं हुई। अंगद अब हल्का सा उसके ऊपर झुककर बोला, तो बताओ करोगी मुझ पर हुकूमत? स्नेहा ने शर्माते हुए अपना चेहरा झुकाया और उसके सीने पर रख कर बोली, करूँगी हुकूमत, लेकिन आप पर नहीं, आपके दिल पर। अंगद ने अपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर रखे और बोला, वहाँ तो तुम ऑलरेडी कर रही हो। स्नेहा मुस्कुरा कर बोली, मुझे बस वहीं पर हुकूमत करनी है, बाकी सब आप संभाल लीजिएगा। ये बोलते हुए अब उसने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया और फिर अंगद के चेहरे को कसकर पकड़ लिया। एक पल के लिए वो भूल गई थी कि वो इस वक्त कहाँ है और कहाँ नहीं। उसके होठ अंगद के होठों की तरफ बढ़ने लगे थे। तभी अचानक से अंगद बोला, हम इस वक्त तुम्हारे घर में हैं और तुम्हारे भाई और भाभी की रस्म चल रही है, तुम जानती हो ना? जैसे ही उसने कहा स्नेहा एकदम से होश आई। अब वो बुरी तरह से झेप गई थी। अंगद को उस पर हंसी आने लगी। स्नेहा ने शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और बोली, मैं जाकर किचन में देखती हूँ, शायद मेरी ज़रूरत होगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी। अंगद ने तुरंत उसकी कलाई पकड़कर उसे रोका और बोला, पहले मेरे साथ वहाँ चलो, जहाँ जाना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्नेहा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अंगद एक बार फिर से उस पर झुककर बोला, वो रूम जहाँ हमने अपनी पहली होली सेलिब्रेट की थी। स्नेहा तुरंत बोली, ये आप क्या कह रहे हैं अंगद जी, हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? आई मीन वो मेरा ही रूम है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ, लेकिन यहाँ फ़िलहाल सब लोग हैं, ऐसे में हम वहाँ जाते हुए अच्छे लगते हैं क्या? अंगद अब उसे गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, मैं वहीं जा रहा हूँ, जब तुम्हारा मन हो वहाँ आ जाना, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। मुझे अपनी पहली होली के कुछ पल दोबारा महसूस करने हैं। ये बोलकर उसने उस पर से अपना हाथ हटाया और वहाँ से चला गया। स्नेहा बस उसे जाते हुए देखती रह गई। अब उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ऐसे कैसे वो अंगद से इंतज़ार करवा सकती थी? वो भी तो उसके प्यार के लिए हमेशा ही बेसब्र और बेचैन रहती थी। लेकिन फिलहाल वहाँ पर सब थे। उसे अंगद के पीछे पीछे जाने में हिचकिचाहट भी हो रही थी, लेकिन फिर जो होगा देखा जाएगा, ये सोचकर वो वहाँ से अंगद के पीछे पीछे अपने रूम में जाने लगी। तभी पीछे से एक आंटी ने आवाज़ लगाकर उसे रोका और बोली, कैसी हो स्नेहा, तुमसे तो हमारा मिलना हुआ ही नहीं, आओ इधर आओ, हमारे साथ थोड़ा वक्त बिताओ। पहले तुम अपने ससुराल में बिजी थी और अब यहाँ पर भी बिजी हो। कुछ ही देर में हम चले जाएंगे तो तुमसे मिलना तो अधूरा ही रह जाएगा। उनकी बात सुनकर स्नेहा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो जल्दी से जल्दी अंगद के पास जाना चाहती थी, लेकिन अब उस आंटी को देखते हुए वो उन्हें मना भी नहीं कर पा रही थी। जैसे तैसे वो उस आंटी के पास आई जहाँ पर 3-4 औरतें और बैठी थीं और अब वो उन लोगों से बात कर रही थी। वो लोग उसके ससुराल के बारे में ही पूछ रहे थे कि ससुराल में सब लोग कैसे हैं
और स्नेहा मुस्कुराते हुए सबका जवाब दे रही थी, जबकि अंगद उसका उसके रूम में इंतजार कर रहा था। वो आराम से बेड पर लेटा हुआ था। हालांकि उसने अपने शूज नहीं उतारे थे, इसलिए उसने अपने पैरों को नीचे की तरफ लटकाया हुआ था। उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। लगभग से 10 मिनट बीत गए थे, पर स्नेहा अभी तक आई नहीं थी और अब अंगद को लगने लगा था कि स्नेहा वहाँ पर आएगी भी नहीं। पर तभी अचानक से रूम का दरवाज़ा खुला और स्नेहा अंदर आई। उसे देखकर अंगद के चेहरे की मुस्कुराहट लंबी हो गई थी। स्नेहा अंदर आते हुए बोली, क्या करते हैं आप अंगद जी? कभी कभी ना आप मुझे बुरी तरह से फंसा देते हैं। आपको पता है मैं कितनी मुश्किल से यहाँ पर आई हूँ। अंगद उसे देखते हुए बोला, लेकिन आई तो हो ना। स्नेहा उसके बिल्कुल पास आकर एक गहरी सांस लेकर बोली, आना तो था ही, आपने जो बुलाया था। अंगद ने अपना हाथ थोड़ा सा फैलाया। स्नेहा मुस्कुराई और उसकी बगल में लेटते हुए उसने अपना सर अंगद के हाथ पर रख दिया और अपना चेहरा उसके सीने की तरफ घुमा लिया। वो उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, कभी कभी जब आप ये हद से ज़्यादा वाले रोमांटिक मोड में आते हैं ना, तो मुझे तो समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूं। आपके पास आए बिना रुका नहीं जाता और कभी कभी आपके पास आना भी खतरनाक लगता है। अंगद ने अब उसे गहरी निगाहों से देखते हुए पूछा, क्यों? ऐसा कौन सा मैं तुम्हें खा जाऊंगा? स्नेहा अपना लोअर लिप हल्का सा अंदर की तरफ दबाकर बोली, और नहीं तो क्या। वैसे तो मीठा सबको अपनी लाइफ में चाहिए, लेकिन ज़्यादा मीठा भी डेंजरस होता है ना। वैसे ही आपका प्यार भी है। फिलहाल उसकी तलब तो मुझे बहुत होती है, लेकिन ज़्यादा प्यार लूँगी तो बाद में दिक्कत हो जाएगी ना। ये बोलते हुए उसने अपना दूसरा हाथ अपने पेट पर रखा। स्नेहा की बात पर अंगद हंसा और बोला, कुछ नहीं होगा। ये बोलते हुए उसका चेहरा भी एकदम लाल था और वो हल्का सा घूमते हुए स्नेहा के ऊपर आ गया। स्नेहा ने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखा और बोली, 3 महीने पूरे नहीं हुए ना, तो थोड़ा सा डर लगता है। बस कुछ दिन और रह गए हैं, फिर ये 3 महीने भी पूरे हो जाएंगे अंगद जी। वक्त कितनी जल्दी बीत गया ना, पता ही नहीं चला। अंगद अब उसकी गर्दन पर झुका और बोला, और इसी तरह मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है। ये बोलते हुए उसकी गर्म सांसें स्नेहा की गर्दन को छू रही थी और फिर अपनी बातें खत्म होते ही वो अपने होठों को उसकी गर्दन पर रख चुका था। एक पल के लिए जैसे वक्त थम गया और स्नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अंगद अब उसकी गर्दन को बड़ी ही शिद्दत से चूम रहा था। वो जगह जगह पर अपने लबों को रख रहा था और स्नेहा की सांसों ने गहरा होना शुरू कर दिया था। उसने अपना एक हाथ अंगद के कंधे पर तो दूसरा उसके सिर पर रख दिया था। वो उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझा रही थी और उसके होठों से बड़ी ही मधोसी भरी आवाज निकल रही थी, अंगद जी। स्नेहा के होठों पर मुस्कुराहट और चेहरे पर सुकून दोनों ही बढ़ता जा रहा था और अब अंगद ने उसके लबों की तरफ देखा, लेकिन इससे ज़्यादा वो आगे बढ़ता उससे पहले ही दरवाज़ा नॉक हुआ। स्नेहा एकदम से होश में आई। अंगद ने भी अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। स्नेहा जल्दी से बोली, मैंने दरवाज़ा लॉक नहीं किया अंगद जी। अंगद की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अब स्नेहा के ऊपर से हट गया था और अब स्नेहा भी अपनी जगह पर उठकर बैठी और तभी दरवाज़ा खुला। स्नेहा का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वहाँ कोई और नहीं, संगम आया था और अब संगम तेज कदमों से उन दोनों के पास आया और बिस्तर पर चढ़कर स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, मुझे बहुत नींद आई है स्नेहा माँ, प्लीज़ मुझे अपनी गोद में लेकर सुला लो ना। मुझे नानी माँ ने खाना खिला दिया है, लेकिन मुझे उनके पास नींद नहीं आ रही है। प्लीज़ आप मुझे सुला दो ना। स्नेहा ने एक नज़र अंगद की तरफ देखा। अंगद उसे देखकर बोला, अगर तुम आज की रात यहाँ रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो, हम यहीं पर सो जाएंगे। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, बस संगम को सुला दूं, फिर हम दोनों खाना खाएंगे। अंगद ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी जगह से उठा और बालकनी की तरफ चला गया। स्नेहा का दिल इस वक्त गुदगुदी से भरा हुआ था। उसने संगम का सर अपनी गोद में रख लिया था और उसके सर को बड़े ही प्यार से सहला रही थी और उसकी नज़रें अंगद की तरफ थी, जो आराम से बालकनी में खड़ा उसे ही देख रहा था। इस वक्त उन दोनों की धड़कनें ही बहुत तेज चल रही थी। लगभग से 10 बजने को आ गए थे और संगम आराम से स्नेहा की गोद में सिर रखकर सोया हुआ था। जैसे ही उसे सोए 10 मिनट हुए, अंगद अब अंदर की तरफ आया। वो पहले बालकनी में खड़ा था। अंदर आते ही वो स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला,
तुम्हारे पैर दुखने लगेंगे, इसका सर अपनी गोद से हटाकर बिस्तर पर अच्छे से सुला दो। स्नेहा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मेरा मन ही नहीं कर रहा अंगद जी, मन कर रहा है कि इसे यूं ही अपनी गोद में सुलाए रखूं। कभी कभी तो ऐसे सोता है, वरना आपको पता है अब तो जब मैं इसके साथ बिस्तर पर सोती हूँ ना तो ये कहता है, नहीं स्नेहा माँ आप जाओ यहाँ से, मुझे अकेले सोना है। मैं कोई आपका पति थोड़ी ना हूँ जो आप मेरे साथ सो रही हो। जाओ जाकर अपने पति के साथ सो जाओ। उसकी बात पर अंगद हंसने लगा था। पता नहीं कहाँ से आजकल संगम का दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लगा था। वो अब संगम की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है मुझे इसका टैब और इसका फ़ोन इससे लेना पड़ेगा, तभी इसकी ये बातें रुकेंगी। पता नहीं ये कहाँ कहाँ से ये सब कुछ सीख रहा है। स्नेहा उसके बालों में अपना हाथ घुमाते हुए बोली, कोई बात नहीं अंगद जी, आप इसे परेशान मत कीजिए, कोई भी चीज़ इससे वापस मत लीजिएगा। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे के पास सब कुछ हो, उसे जैसे रहना है वो रहे, वो किसी भी चीज़ के लिए परेशान ना हो, उसके पास दुनिया भर की खुशियाँ हों। ये बोलते हुए वो नीचे झुकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन झुक नहीं पा रही थी। उसका मन संगम का सर चूमने का कर रहा था और अंगद उसे घूर घूर कर देख रहा था। अंगद उसके पास आया और संगम को अपनी गोद में लेते हुए बोला, तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का कुछ नहीं हो सकता, तुम दोनों पल पल बदल जाते हो। स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, क्या आप हम माँ बेटे को गिरगिट बोलना चाहते हो? अंगद ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तुम खुद से ही ये सब बोल रही हो। स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन मतलब तो आपका यही है ना, अगर हम पल पल रंग बदलते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम गिरगिट हैं, क्योंकि सिर्फ गिरगिट ही पल पल अपना रंग बदलते हैं। ये बोलकर वो मुंह बनाई हुई उसकी बगल में लेट गई थी। हालांकि उसने इस वक्त साड़ी पहनी हुई थी जिसमें उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली थी। अब उसे मैक्सी ड्रेस में सोने की आदत हो गई थी, लेकिन उसके वार्डरोब में जितने भी कपड़े थे वो सारे शादी से पहले के थे और वो शादी के बाद थोड़ी मोटी हो गई थी और अब तो धीरे धीरे उसका बेबी बम्प भी आने लगा था, तो वो कपड़े उसे कहाँ ही पूरे आने वाले थे। उसे नाक फुलाते हुए देख अंगद उसके बिल्कुल करीब आया और बोला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है मिस बकबक, जैसा तुम बोल रही हो। अगर तुम्हारा लड़ने का मन है तो सीधा सीधा कह दो, ये बहाने क्या बना रही हो? स्नेहा अब और भी ज़्यादा मुंह बनाते हुए बोली, मतलब आपको ये लगता है कि मैं जानबूझकर लड़ती हूँ? बस सिर्फ मैं ही लड़ती हूँ, आप तो कभी कुछ नहीं कहते हो, है ना? अब अंगद को उस पर हंसी आने लगी थी। उसने संगम को अच्छे से बिस्तर पर सुला दिया और अब वो स्नेहा की तरफ घूम गया। उसने स्नेहा की कमर पर अपना हाथ रखा और उसके बिल्कुल करीब होते हुए बोला, कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो तुम? स्नेहा अब रुआंसी होकर बोली, मतलब अब आपको मेरे बोलने से भी प्रॉब्लम है? आप चाहते हैं कि मैं बोलूँ भी नहीं? अंगद को अब एक बार फिर से हंसी आने लगी और उसे हंसते हुए देख स्नेहा तुरंत बोली, आप मुझे रोता हुआ देखकर हंस रहे हैं? अंगद ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हें भूख लगी है ना? स्नेहा एकदम से शांत हो गई। अंगद अब बड़े ही प्यार से बोला, तुम्हें पता है जब लोगों को भूख लगती है तो वो बोलकर बताते हैं कि हाँ उन्हें भूख लगी है और उन्हें खाना दिया जाए, लेकिन तुम कुछ अलग ही हो। जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम अजीब अजीब सी बातें करने लगती हो, हर एक बात पर मुंह बनाने लगती हो, बेवजह रोने लगती हो, बेवजह परेशान होती रहती हो। मुझे पहले समझ में नहीं आता था ये सब कुछ, लेकिन अब तो तुम्हारी हरकतों से ही तुम्हारे मूड स्विंग अच्छे से पहचान सकता हूँ मैं। स्नेहा अपना लोअर लिप हल्का सा दबाकर बोली, मुझे भूख तो लगी है अंगद जी, लेकिन मेरा नीचे जाने का मन नहीं है। और ऐसे रूम में खाना मंगवाते हुए हम अच्छे लगते हैं क्या? मैं इस घर की बेटी थी, लेकिन अब तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ मेहमान हैं। जैसे ही उसने कहा उसी वक्त दरवाज़ा नॉक हुआ। स्नेहा अब एक बार फिर से परेशान होते हुए बोली, अब कौन होगा अंगद जी? कहीं हमें कोई डिनर के लिए तो बुलाने नहीं आया? अंगद हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मैं देखता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से जाने लगा। स्नेहा अब अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। अंगद ने दरवाजे पर आकर जैसे ही दरवाज़ा खोला उसकी नज़र सामने अनुपमा जी पर गई। अनुपमा जी के साथ ही आस्था भी थी। उसके हाथ में खाने की ट्रॉली थी। वो अंगद और स्नेहा दोनों के लिए खाना ही लेकर आई थी। अंगद के होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। अनुपमा जी अंदर स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना स्नेहा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चा? स्नेहा हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी और जब अनुपमा जी अंदर आकर उसके गाल पर अपना हाथ रख कर बोली,
मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी। शादी की भाग दौड़ में तुम काफ़ी थक गई होगी ना। अगर कहीं दर्द हो रहा है तो बताओ, मैं मालिश कर दूं। मैंने तो थोड़ी देर पहले ही अंगद जी से कहा था कि वो अगर तुम्हें यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं तो बेशक से ले जाएं। यहाँ सब हैं, सब अच्छे से हो जाएगा। तुम्हें फिलहाल बहुत केयर की ज़रूरत है बेटा। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ज़्यादा भाग दौड़ अच्छी नहीं होती। उनकी बात सुनते हुए स्नेहा को रोना आ रहा था। अनुपमा जी अब उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोली, तुम रो क्यों रही हो स्नेहा, क्या हुआ बेटा? स्नेहा उनकी तरफ देखते हुए बोली, मॉम, क्या आप अभी भी मुझे बिल्कुल वैसे ही प्यार करती हो जैसे शादी से पहले करती थी? अनुपमा जी ने उसे हैरानी से देखा और बोली, कैसी बात कर रही हो तुम बच्चा? तुम बच्ची हो मेरी, मैं तो तुम्हें वैसे ही प्यार करूंगी ना जैसे पहले करती थी। अब तुम खुद माँ बनने वाली हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने तुम्हें प्यार करना छोड़ दिया। तुम में तो मेरी जान बसती है, और मेरी ही क्या, हम सबकी जान बसती है। स्नेहा अब अंगद की तरफ देख रही थी जो अभी भी हल्का सा मुस्कुरा रहा था। आस्था भी तुरंत बोली, क्या हुआ है आपको दी? आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? जीजू ने कुछ कहा क्या? ये बोलते हुए उसने घूर कर अंगद को देखा। स्नेहा तुरंत बोली, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो बल्कि मुझे प्यार से सब कुछ समझा ही रहे थे। मैं ही पागल हूँ जो पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। अनुपमा जी हंसकर बोली, पागल ही तो हो तुम, ऐसे कौन बोलता है? अब ज़्यादा इधर उधर की बातें सोचना छोड़ो और जल्दी से डिनर करके आराम से सो जाओ। और हाँ, तुम्हारे लिए ये कुछ कपड़े लेकर आई हूँ। ये बोलते हुए उन्होंने वहाँ ऑलरेडी रख दिए कपड़ों की तरफ देखा। वो भी जानती थी कि स्नेहा को साड़ी में सोने में बहुत दिक्कत होगी। स्नेहा मुस्कुराई। अब उसने अपना दिल काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था। आस्था के साथ अनुपमा जी वहाँ से चली गई तो अब अंगद दरवाज़ा बंद कर स्नेहा के पास आया और बोला, अभी भी कुछ कहना है क्या तुम्हें? स्नेहा तुरंत अपनी जगह से उठी और आकर अंगद के करीब खड़ी हुई। जैसे ही उसने अपनी बाहों को हल्का सा फैलाया, स्नेहा तुरंत उसके सीने से लग गई और बोली, पता नहीं क्यों कभी कभी मैं इधर उधर की बातें सोचती हूँ अंगद जी। हालांकि मैं खुद पर कंट्रोल बहुत करती हूँ कि मुझे ये सब नहीं सोचना, लेकिन फिर भी सारी बातें खुद ब खुद मेरे दिमाग में आ जाती हैं। अंगद उसके सर को बड़े ही प्यार से चूम कर बोला, आज तुम खाना खा रही हो या नहीं? क्योंकि अगर तुमने थोड़ी देर और खाना नहीं खाया तो एक बार फिर से ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में घूमने लगेंगी। लोगों का दिमाग खाली होता है तो इधर उधर की बातें सोचते हैं, तुम्हारा पेट खाली होता है तो तुम इधर उधर की बातें सोचती हो। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, तो फिर आप मेरा पेट खाली रहने ही मत दिया कीजिए। अंगद शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, मैंने तो तुरंत उसे भर दिया, अब खाना तो तुम्हें खाना पड़ेगा ना। मैं तो बस उसी तरह से पेट भर सकता हूँ, और आई प्रॉमिस इस हिसाब से तुम्हारा पेट हमेशा ही भरा रहेगा। उसकी बातें सुनते हुए स्नेहा का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो चुका था। अंगद उसे कश्मीरी सेब बनते हुए देख मुस्कुराया और फिर उसे लेकर सामने सोफे की तरफ आ गया जहाँ खाने की ट्रॉली रखी थी। अंगद ने स्नेहा को अपने हाथों से खाना खिलाया और फिर उसे खाना खिलाने के बाद कुछ देर बालकनी में ले गया ताकि स्नेहा को अच्छे से खाना डाइजेस्ट हो जाए। बाहर की हवा से उसे अच्छा और फ्रेश फील हो। वो उसे अपनी बाहों में भरकर खड़ा था। पहले स्नेहा के चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर सुकून था। और फिर कुछ देर बाद अंगद ने उसके बालों को उसके कंधे पर से हटाया और फिर उसे उसकी गर्दन और कंधे पर चूमने लगा तो स्नेहा की सांसों ने गहरा होना शुरू कर दिया। एक तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी तो दूसरी तरफ अंगद की वो गर्म सांसें उसे मदहोश कर रही थी। और अब अंगद बड़ी ही इंटेंस वॉइस में बोला, अंदर चलें। स्नेहा ने बस हल्का सा अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और फिर दूसरे ही पल अंगद ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। स्नेहा तुरंत बोली, मैं खुद से चल सकती हूँ अंगद जी। अंगद हल्का सा मुस्कुराया और उसे अपनी गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, लेकिन तुम्हें अपनी गोद में उठाने पर जो मज़ा आता है ना, वो मैं मिस नहीं कर सकता। उसकी बात पर स्नेहा का चेहरा एकदम से लाल हो गया था। अंगद अब उसे बेड पर लेकर आया। संगम बिस्तर के एक किनारे पर सोया हुआ था और अंगद ने स्नेहा को दूसरे किनारे पर लिटा दिया था। स्नेहा उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने तो कपड़े बदल लिए, लेकिन आपका क्या अंगद जी? मेरा मतलब है आप कैसे सोएंगे? अंगद अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, लेकिन मुझे सोने के लिए कपड़े पहनने की ज़रूरत ही क्या है? मैं तो कपड़े उतार रहा हूँ, तुमने कपड़े पहने हैं ना। मुझे तो अपनी जान को अपनी बाहों में भर कर सोना अच्छा लगता है।
ये बोलते हुए वो उसके करीब आकर लेट चुका था। स्नेहा मुस्कुराई और अपनी बाहों को उसकी गर्दन पर लपेटते हुए बोली, अच्छा, और क्या क्या अच्छा लगता है आपको? अंगद ने उसका एक हाथ अपने हाथ में पकड़ा और फिर उसकी कलाइयों को छूते हुए बोला, तुम्हारी इन चूड़ियों की खनक पसंद है मुझे। स्नेहा की हार्ट बीट एक पल के लिए रुक गई। अंगद ने अब अपना पैर स्नेहा के पैर पर रखा और अपने अंगूठे से उसकी पायल को छेड़ते हुए बोला, तुम्हारी इस पायल की छनक पसंद है मुझे। स्नेहा को अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई महसूस हो रही थी और अब अंगद उसकी गर्दन पर झुका और उसे चूमते हुए बोला, जब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो तुम्हारी ये गहरी सांसें जो शोर मचाती है, इनका शोर पसंद है मुझे। स्नेहा के होठों से बड़ी ही मधोसी भरी आवाज़ के साथ निकला, अंगद जी। अंगद अब और भी ज़्यादा मुस्कुराकर बोला, और जब तुम प्यार से मेरा नाम लेती हो, वो सुनकर तो मेरी जैसे जान ही निकल जाती है। स्नेहा के रोंगटे खड़े हो गए थे। स्नेहा अंगद की बाहों में सिमटी जा रही थी। अब अंगद ने धीरे से स्नेहा के माथे को चूम लिया। स्नेहा कसमसाते हुए बोली, अंगद जी, काफ़ी रात हो गई है, अब हम सो जाते हैं, सुबह हमें घर भी जाना है। अंगद तुरंत बोला, तो अब हम कौन सा बाहर हैं, अभी तो हम घर में ही हैं। स्नेहा झट से बोली, घर थोड़ी ना है अंगद जी, मेरा मतलब है घर तो है, लेकिन वो घर नहीं है जहाँ पर अब मुझे रहना है। ये मेरा मायका है और मुझे अपने घर जाना है। उसकी ये बात सुनकर अंगद के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई थी। उसने बड़े ही प्यार से स्नेहा का माथा चूम लिया और बोला, कल सुबह तुम्हें तुम्हारे घर ही लेकर चलूँगा। तुम्हारे मायके में तो तुम्हें ज़्यादा दिन मैं रहने भी नहीं दे सकता। ये तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए आज की रात तुम यहाँ पर रुक रही हो, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर रुकने भी नहीं देता। स्नेहा अब मुस्कुराते हुए बोली, क्यों? ये मेरा मायका है तो क्या मैं यहाँ पर 2-4 दिन अकेली रुक नहीं सकती? अंगद ने अपना चेहरा नामे हिला दिया और बोला, नहीं। स्नेहा ने तुरंत पूछा, लेकिन क्यों? अंगद कुछ पल उसे देखता रहा और फिर दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोला, क्योंकि तुम्हारे पति का तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। जैसे ही उसने कहा, स्नेहा का दिल जोरों से धड़क उठा और वो तुरंत अंगद के सीने में सिमट गई। उसका चेहरा अब शर्म से एकदम लाल हो गया था और अंगद अब उसके कान के पास ही बड़ी मधोसी भरी आवाज़ में बोला, अब ऐसा मत करो, जब तुम ऐसे शर्माती हो ना तो मेरा दिल बेकाबू हो जाता है और मुझे तुम पर बहुत प्यार आता है, और अगर मैं तुम्हें प्यार। उसकी बात पर स्नेहा जल्दी से बोली, नहीं नहीं अंगद जी, ऐसा मत कीजिएगा, घर जाकर बेशक से जितना मर्जी प्यार कर लीजिएगा, लेकिन अभी अभी मत कीजिएगा। अभी बस मुझे सोना है, मुझे नींद आई है। ये बोलते हुए वो अंगद को देख रही थी और अंगद ने अब एक बार फिर से उसका सर चूम लिया था। अब उन दोनों ने अपनी आंखें बंद की और कुछ ही देर में वो दोनों गहरी नींद में जा चुके थे। सुबह का वक्त लगभग से 8 बजे दरवाज़ा नॉक हुआ तो स्नेहा की आंखें खुली। उसने सबसे पहले संगम की तरफ देखा कि कहीं वो तो नहीं उठ गया, लेकिन वो आराम से सोया हुआ था। वो तीनों इस वक्त ब्लैंकेट में थे। स्नेहा ने जल्दी से ब्लैंकेट हटाया और फिर अंगद और संगम दोनों को डिस्टर्ब किए बिना अपनी जगह से उठी और दरवाजे की तरफ आई। सामने आस्था खड़ी थी। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आज निया भाभी की पहली रसोई की रस्म है दी, इसलिए सब चाहते हैं कि आप भी उसमें शामिल हों। तो क्या आप थोड़ी देर में रेडी होकर नीचे आ जाएंगी? मैं आपके लिए कपड़े लेकर आई हूँ। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैग स्नेहा की तरफ बढ़ाया। स्नेहा मुस्कुराकर बोली, हाँ मैं आ जाऊंगी। आस्था जल्दी से बोली, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। स्नेहा ने सिर हिला दिया तो आस्था वहाँ से चली गई। स्नेहा ने वो बैग साइड में रखा और फिर सीधा अंगद की तरफ आई। अंगद और संगम दोनों एक ही पोजीशन में सोए हुए थे। स्नेहा अंगद के बिल्कुल पास आकर बैठी और अगले ही पल उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाने लगी। अंगद ने उसकी कलाई पर अपना हाथ रखा और बोला, नींद आई है? स्नेहा मुस्कुराकर ही बोली, आप अपने ससुराल में हैं अंगद जी, यहाँ इतनी देर तक सोते रहेंगे तो लोग कहेंगे यहाँ के दामाद तो बहुत आलसी हैं। अंगद ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा, अभी थोड़ी देर में हमें निकलना है तो मैं रेडी हो जाती हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही उठने लगी, अंगद ने अब उसकी कलाई को और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया और बोला, क्या हुआ, इतनी भी क्या जल्दी है? मेरा गुड मॉर्निंग किस तो दे दो वाइफी। अंगद की रोमांटिक बातें सुनते हुए स्नेहा ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी
और वो गहरी निगाहों से उसे देख रही थी और अंगद के होठों पर तो लंबी सी मुस्कुराहट थी। स्नेहा उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप अंगद जी? संगम अगर उठ गया तो वो आपकी बातें सुन लेगा, छोटा बच्चा है वो, ऐसी बातें सुनेगा तो कितना इफेक्ट पड़ेगा उसके दिमाग पर। प्लीज़ आप चुप हो जाइए। आपको अगर रोमांस करना ही है ना तो घर पर चलकर हमारे रूम में, जहाँ पर आपके और मेरे अलावा और कोई नहीं होगा। ये बोलते हुए उसका चेहरा एकदम लाल नजर आ रहा था। अंगद मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, घर तक चलने का इंतज़ार भी मैं कर लूँगा, लेकिन घर जाने के बाद तुम मुझे रोक नहीं सकती हो वाइफी। अब यहाँ जिम तो जा नहीं सकता, तो आओ तुम्हें गोद में उठाकर थोड़ा मेहनत कर लो। तुम्हें पता है ना मैं बहुत मेहनती हूँ। स्नेहा ने उसकी बातें सुनते हुए अपना लोअर लिप अंदर की तरफ दबा लिया था। वो जानती थी कि अंगद कितना मेहनती है। रोमांस में तो वो मेहनती था, लेकिन ये बात भी सच थी कि वो मेहनती बहुत ज़्यादा था। अपने बिजनेस में उसने अपनी जी जान लगा रखी थी। उसने कई बार अंगद को देखा था कि वो रातों तक काम में लगा रहता था। तभी उसके कानों में संगम की आवाज़ गूंजी, प्लीज ऐसा मत करो ना एंजल। वो आवाज़ सुनकर स्नेहा ने तुरंत संगम की तरफ देखा। अंगद की नज़रें भी अब संगम पर आ गईं, जो नींद में था लेकिन फिर भी किसी एंजल का नाम लिए जा रहा था। स्नेहा हैरानी से बोली, ये एंजल कौन है? अंगद अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, मुझे क्या पता, मेरी लाइफ में तो एक ही एंजल है जो मेरे सामने है, दूसरी के बारे में मुझे नहीं पता। और मुझे नहीं लगता संगम तुम्हारे सपने देख रहा है, पक्का उसके सपनों में कोई और है। ये बोलते हुए अब एक बार फिर से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। स्नेहा उसे घूरते हुए बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप अंगद जी? अभी छोटा बच्चा है वो, किसी एंजल के सपने नहीं देख रहा। शायद वो किसी परी के सपने देख रहा होगा। परियां जो बच्चों के सपनों में ऑलमोस्ट आती ही रहती हैं उन्हें टॉयज देने के लिए। अभी वो बोल ही रही थी कि संगम की आवाज़ एक बार फिर से उसके कानों में गूंजी, अरे मैं तुम्हें गिफ्ट दे दूंगा, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? बेशक से मैं कोई काम नहीं करता, लेकिन मेरे डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो बात सुनकर तो स्नेहा की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी और अंगद उसे देखकर जोरों से हंसे जा रहा था। और अब अचानक ही संगम की आंखें खुल गई। अपनी आंखों को मसलते हुए वो अपनी जगह पर उठकर बैठा। स्नेहा जल्दी से उसके पास आई और बोली, आप किस एंजल के बारे में बात कर रहे थे बेटा? आप किस एंजल को गिफ्ट देने का सोच रहे हो? संगम उसे हैरानी से देखते हुए बोला, आपको मेरी बातें सुनाई दी क्या स्नेहा माँ? स्नेहा अब थोड़ा गुस्से से बोली, पहले आप मुझे ये बताओ कि एंजल है कौन? संगम हल्का सा मुंह बनाते हुए बोला, मेरी फ्रेंड है स्नेहा माँ, थोड़ी खास वाली फ्रेंड, यू नो व्हाट आई मीन। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे, स्नेहा तो बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। अंगद को अब एक बार फिर से हंसी आई। स्नेहा उसे घूरते हुए बोली, आपको हंसी आ रही है अंगद जी? आप इसकी बातों का मतलब समझ रहे हैं? ये कौन सी खास फ्रेंड की बात कर रहा है? मैं बताऊं तुम्हें अभी संगम, कैसी बातें कर रहे हो तुम? और तुम्हारी फ्रेंड तो जानू थी ना, अब उसका क्या हुआ? संगम हल्का सा मुंह बनाते हुए बोला, उसका और मेरा ब्रेकअप हो गया। उसकी बात सुनकर अब तो स्नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो पूरे 21-22 साल की हो गई थी तब जाकर उसे पता चला कि ब्रेकअप नाम की भी कोई चीज़ होती है। और यहाँ संगम 5 साल का भी नहीं था और वो ब्रेकअप करता फिर रहा था। उसकी बात सुनकर अंगद की हंसी और भी ज़्यादा तेज हो गई थी और उसे हंसते हुए देख स्नेहा सच में इरिटेट हो रही थी। उसने वापस संगम की तरफ देखा। संगम मुंह बनाते हुए बोला, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो स्नेहा माँ? आप जानू की हरकतों के बारे में सुनोगे ना तो आप खुद ही मेरा उससे ब्रेकअप करवा देती। आपको पता है वो अपना होमवर्क नहीं करती और अपना होमवर्क मुझसे करवा रही थी। पहले तो वो खुद ही मेरा होमवर्क कर देती थी और जब मुझे आदत पड़ गई तो उसने तो अपना होमवर्क करना भी छोड़ दिया और अपना और मेरा दोनों का होमवर्क मुझसे करवाने लगी। और आपको पता है वो दूसरे बॉयज के साथ जाकर खेलती थी, उनके साथ अपना टिफ़िन शेयर करती थी। मुझे गुस्सा आता था, भला मेरी जानू किसी और के पास क्यों जाएगी? स्नेहा उसके मुंह से मेरी जानू सुनकर बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। संगम एक बार फिर से अपना नाक सिकोड़ते हुए बोला, अब वो जाए, बेशक से किसी के पास भी जाए, मैं अपनी एंजल के साथ खुश हूँ। हाँ वो थोड़ी नखरे वाली है, गिफ्ट की डिमांड करती है, लेकिन इट्स ओके, अब मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। आफ्टर ऑल आई एम अ बॉय।
अब लड़कियों के नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे। स्नेहा के होश उड़े हुए थे, उसका मुंह खुला का खुला रह गया था और आंखें भी एकदम स्थिर हो गई थी। और अब उसने अपना चेहरा अंगद की तरफ घुमाया। अंगद तुरंत अपनी जगह से उठते हुए बोला, तुम तो पता नहीं सावर लेने कब जाओगी, पहले मैं ही चला जाता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वॉशरूम की तरफ भाग गया। स्नेहा एकदम सुन्न थी। अब तो उसे लग रहा था संगम सारा दिन फोन में पता नहीं क्या क्या देखता रहता था। उन सब चीज़ों ने उसका दिमाग खराब करके रख दिया था। संगम अब उसकी तरफ देखते हुए बोला, स्नेहा माँ, आप मुझे सजेस्ट करो ना, मुझे एंजल को क्या गिफ्ट देना चाहिए। मैं उसे पहली बार गिफ्ट दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता लड़कियों को कैसे गिफ्ट पसंद आते हैं। स्नेहा उसकी तरफ देखते हुए बोली, रुक जाओ बेटा, पहले तो मेरे साथ घर पर चलो, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से सजेस्ट करूंगी तुम्हें एंजल को क्या गिफ्ट देना चाहिए। संगम मुंह बनाते हुए बोला, आप मुझे डरा क्यों रही हो स्नेहा माँ। स्नेहा ने उसका कान खींचा और बोली, तुम ना मेरे सामने अब अपनी जुबान मत चलाओ, बिगड़ रहे हो तुम, और अब मुझे तुम्हें खुद से सुधारना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे डैड से तो मैं ये उम्मीद कर ही नहीं सकती हूँ। सारा दिन खुद भी वो रोमांस में लगे रहते हैं और अब तो बेटा भी। हे भगवान, कहीं तुम किसी दिन किसी जानू और एंजल को घर लाकर ये मत कह देना कि स्नेहा मैं शादी कर आया। ये बोलते हुए अब उसकी सांसें और गहरी होने लगी थी। संगम झट से बोला, नहीं नहीं स्नेहा माँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर मेरा शादी करने का मन भी होगा तो मैं आपको बता दूँगा, आप मंडप वगैरह लगवा देना। मैं बिल्कुल असली वाली शादी करना चाहता हूँ। अब तो जैसे स्नेहा के लिए सब खत्म हो गया था। वो संगम की तरफ देखती ही रह गई और उसके चेहरे पर वो गुस्सा देखकर संगम तुरंत अपनी जगह से उठा और बोला, मंगल भवन मंगलहारी। ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ भाग गया। स्नेहा ने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया था। सुबह सुबह ही उसका सिर दर्द करने लगा था। वो संगम के पीछे भाग सकती थी, लेकिन फिर वो अपनी लिटिल प्रिंसेस को कैसे संभालती जो उसकी टमी में थी। और फिर अब अचानक ही उसकी नज़र वॉशरूम की तरफ गई जहां अंगद घुसा हुआ था। वो हंसते हुए बोली, मतलब यहाँ बेटा पूरा आशिक बन रहा है और अब आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको तो मैं बताती हूँ। ये बोलकर अब वो वॉशरूम की तरफ आई, पर आने से पहले उसने रूम का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर दिया था। अब वो वॉशरूम के अंदर आई और अंदर आते ही उसकी नज़र अंगद पर गई जो शावर के नीचे खड़ा था। उसे देखते हुए स्नेहा अब बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अंगद की आंखें खुली थी, उसकी पूरी बॉडी पर शावर जेल लगा हुआ था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, अपने बेटे के कान खींच लिए तुमने। स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, आपको पता है कितना बिगड़ गया है वो, अभी तो शादी की बात तक भी पहुंच गया था। अंगद एकदम बेफिक्र होकर बोला, चलो शादी की ही बात की है, बच्चे तो नहीं पैदा किए। स्नेहा उसकी तरफ देखती रह गई। वो झट से बोली, आपको हुआ क्या है अंगद जी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही है क्या? आपको पता है बच्चों के लिए ये सब कितना गलत है। हमें ना उसके फ़ोन और लैपटॉप वगैरह बंद करवाने होंगे, उसे कोई टैब नहीं देनी। अगर उसे होमवर्क करना भी है तो मैं अपने सामने ही होमवर्क करवाऊंगी। फ़ोन, टीवी और ये सब कुछ अब हमें उसका बंद करना है, और वो भी अच्छी तरह से। अंगद कुछ सोचते हुए बोला, बच्चा बिगड़ गया है तो उसका इलाज तो तुम कर लोगी। ये जो उसका बाप बिगड़ रहा है उसका इलाज भी है क्या तुम्हारे पास? ये बोलते हुए उसने स्नेहा की कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने करीब कर लिया था। स्नेहा उसकी बातों पर मुस्कुराने लगी थी। उसका चेहरा एक बार फिर से लाल होने लगा था। वो जल्दी से बोली, आप ना सावर ले लीजिए, सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमें देरी हो रही है। आप सावर लेकर आएंगे तभी तो मैं सावर लूँगी। जैसे ही उसने कहा अंगद ने उसे सावर के नीचे खींच लिया। स्नेहा जल्दी से बोली, आप क्या कर रहे हैं अंगद जी? अपनी बीबी के साथ सावर ले रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? स्नेहा का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो तुरंत बोली, हमें देरी हो जाएगी अंगद जी। अंगद उसकी गर्दन पर झुका और बोला, अगर थोड़ा सुकून पाने के लिए थोड़ी देरी भी हो रही है तो क्या ही फर्क पड़ता है। और मैंने सुना है कि अगर पति पत्नी सुबह होते ही एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे के साथ रोमांटिक सा सावर लें तो पत्नी का दिन भी अच्छा जाता है और पति को तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। उसकी बात सुनकर स्नेहा हंसी और बोली, अच्छा किस गधे ने आपको ये बात कही? उसकी बात पर अब अंगद ने उसे घूर कर देखा। अगले ही पल स्नेहा ने अपनी जीभ को अपने दांतों तले दबा लिया, क्योंकि उसे ये बात किसी ने कही नहीं होगी बल्कि उसने खुद से ही बनाई होगी, और इनडायरेक्ट स्नेहा ने उसे ही गधा बोल दिया था। वो जल्दी से बोली,
जल्दी जल्दी सावर ले लीजिए अंगद जी, कहीं कोई आ ना जाए, मतलब हमें नीचे भी जाना है तो कोई हमें बुलाने के लिए ही ऊपर ना आ जाए। अंगद उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, लूंगा, सावर भी लूंगा, पहले तुम्हें पनिशमेंट तो दे दूं। स्नेहा लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, पनिशमेंट? कैसा पनिशमेंट? अंगद उसकी गर्दन को चूम कर बोला, मुझे जो तुमने गधा कहा है उसकी पनिशमेंट। ये बोलकर अब उसने उसे लब बाइट देना शुरू कर दिया। हालांकि वो उसे लब बाइट तो हमेशा देता ही रहता था, लेकिन फिलहाल ये वाली लब बाइट तो वो पनिशमेंट के तौर पर दे रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गहरी और दर्द से भरी हुई थी। स्नेहा की सिसकियाँ निकल रही थी। उसने अपने हाथों को अंगद के सीने पर रखा हुआ था और उसके नाखून भी अंगद के सीने पर चुभ रहे थे, लेकिन फिर भी अंगद उसे छोड़ नहीं रहा था। जब उसने स्नेहा को छोड़ा तो अब वहाँ पर गहरा लाल निशान हो चुका था। स्नेहा ने एक बार फिर से सिसकी भरी। अंगद उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हारी पनिशमेंट पूरी हुई। स्नेहा अब उसे घूर कर देख रही थी। अंगद के चेहरे पर एकदम डेविल स्माइल थी। स्नेहा उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बेरहम होते जा रहे हैं अंगद जी, ऐसा कौन पनिशमेंट देता है? अंगद हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अंगद मित्तल देता है। स्नेहा तुरंत बोली, कोई बात नहीं, बारी स्नेहा अंगद मित्तल की भी आएगी, फिर मैं आपको देखती हूँ आप कैसे मेरी पनिशमेंट बर्दाश्त करते हैं। ये जो अभी आपने मेरे साथ किया है ना, अगर इसका दुगुना नहीं किया तो मैं भी स्नेहा अंगद मित्तल नहीं। अंगद ने वापस उसे अपने करीब किया और बड़ी ही इंटेंस वॉइस में बोला, स्नेहा अंगद मित्तल तो तुम हो बेशक से, फिर तुम मुझे कोई दर्द दो या ना दो, कोई पनिशमेंट दो या ना दो, लेकिन स्नेहा अंगद मित्तल तो तुम हमेशा रहोगी। स्नेहा हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, इसके साथ कुछ और भी मैं हमेशा रहूंगी? अंगद ने हैरानी से पूछा, क्या? स्नेहा मुस्कुराते हुए ही बोली, आपकी मिस बकबका। अंगद हंसा और बोला, हाँ वो भी तुम हमेशा रहोगी मेरी मिस बकबक। ये बोलकर उसने उसके सर से अपना सर रगड़ा। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। वो दोनों वॉशरूम में थे और स्नेहा बाहर का दरवाज़ा अच्छे से लॉक करके आई थी ताकि कोई अंदर ना आ जाए, लेकिन अब उसे दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही थी। वो अंगद की तरफ देखते हुए बोली, जल्दी से रेडी हो जाइए अंगद जी, आपको पता है आस्था मुझे पहले भी बुलाने आई थी, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। आज निया की पहली रसोई की रस्म है तो सब चाहते हैं कि हम भी उसमें शामिल हो। अंगद मुस्कुराकर बोला, ठीक है मैं चला, तुम अच्छे से सावर लेकर आना। ये बोलकर उसने बड़े ही प्यार से अब उसका माथा चूम लिया और फिर वहाँ से चला गया। स्नेहा को अंगद की ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी। वो जो बार बार उसके फोरहेड पर किस करता था, ये तो उसकी जान निकालती थी। ना जाने कितनी ही देर वो मुस्कुराते हुए खड़ी रही और फिर जब उसे याद आया कि उसे नीचे जाना है तो उसने तुरंत अपने कपड़े निकाले और अच्छे से सावर लिया और फिर बाहर की तरफ आ गई। आस्था उसके और अंगद के लिए कपड़े पहले ही भिजवा कर गई थी। अंगद के कपड़े तो उन लोगों को समझ नहीं आने वाले थे, इसलिए आस्था ने वो कपड़े पिया से मंगवाए थे जो मित्तल मेंशन से ही आए थे। और अब वो दोनों रेडी होकर नीचे आए। स्नेहा ने अपना पल्लू कुछ इस तरह से किया हुआ था कि अंगद की लब बाइट का निशान किसी को नजर ना आए, लेकिन जब जब उसका पल्लू थोड़ा सा हिलता तो वो निशान हल्का हल्का नजर आ रहा था, जिस बात पर स्नेहा को चिढ़ मच रही थी। वो बार बार अंगद को घूर कर देख रही थी और अंगद उस पर हंस रहा था। वहीं निया का चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि उसे कुछ ज़्यादा खाना बनाना नहीं आता था। शारदा जी ने उसे थोड़ा बहुत खाना बनाना सिखाया था। अगर सुमित्रा जी का बस चलता तो वो शारदा जी को इतना भी नहीं सिखाने देती। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए और कहानी को आगे बढ़ाने के लिए चैनल पर अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।